हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं कोसी की आस। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से C&AG का जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होता है, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट CPD 2, जिसके C3 जो है पेपर, वो पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर हम लोग आए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। उसी के तहत हम लोग आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कहता है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स हाउ द इकोनॉमी एक्चुअली वर्क। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या करता है कि एग्जामिन करता है हाउ द इकोनॉमी एक्चुअली वर्क एज अपोज टू हाउ इट शुड वर्क। कि उसके अगेंस्ट बोलता है कि कैसे इसे करना चाहिए, इसके बजाय ये एग्जामिन करता है कि हाउ द इकोनॉमी एक्चुअली वर्क्स। दूसरा क्वेश्चन है कि द कोसे थ्योरम हैज़ प्रॉब्लम बिकॉज। उस कोसे थ्योरम में जो प्रॉब्लम है वो उसके पीछे वजह है कि जनरली बार्गेनिंग कॉस्ट आर नॉट जीरो। बार्गेनिंग कॉस्ट जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। इसको द प्रॉब्लम ऑफ सोशल कॉस्ट भी बोला गया है। कोसे थ्योरम को द प्रॉब्लम ऑफ सोशल कॉस्ट। और 1960 ईस्वी में ये रोनाल्ड कोसे थे। उन्होंने जो ये थ्योरम दिया था, इसके वजह से इनको नोबेल प्राइज भी मिला। द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज। मार्जिनल रेट जो है उसका सब्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो मार्जिनल रेट जो होता है सब्स्टिट्यूशन, उसके बारे में बोला गया है कि द रेट ऑफ विच ए कंज्यूमर इज विलिंग टू ट्रेड वन गुड फॉर अनदर वाइल मेंटेनिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब समझ रहे हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है कि एक गुड आप अगर यूज कर रहे हैं तो उसको चेंज करके आप दूसरे गुड करेंगे और सेम टाइप लेवल का सेटिस्फैक्शन अगर होगा तो वही हो गया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व, यहां ऑप्शन के हिसाब से ये आंसर हो जाएगा आपका, द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। द स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है आपका, वो होगा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और यहाँ है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, कहता है कि यह एक नंबर है ऑफ वन इज द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वन प्रोडक्ट that must be sacrificed to increase the production of another product by 1 unit। मतलब एक यूनिट प्रोडक्ट्स जो कर रहे हैं आप, उस अगर एक्स्ट्रा यूनिट अगर कर रहे हैं कोई दूसरे प्रोडक्ट का, तो आपको पहले यूनिट का एक प्रोडक्ट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मतलब दो गुड्स है, अगर हम एक दूसरा गुड प्रोडक्ट, पहले गुड के बजाय दूसरा गुड अगर हम प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले गुड का एक यूनिट को हमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब हम जाके अनदर गुड का एक यूनिट हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। कहते इट इज ऑल्सो नॉन एज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इसको बोलते हैं। इसको जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं इसको। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कि दो गुड है, पहला गुड अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अगर फिर दूसरे गुड का एक यूनिट हमको ऐड करना है, प्रोड्यूस करना है, तो पहले गुड का एक यूनिट को हमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये आपका कंजम्पशन पर बेस है। ये आपका कंजम्पशन पर बेस है, जबकि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये आपका
प्रोडक्शन पर बेस है। ठीक है, अब कहते हैं कि द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स रिक्वायर्स। तो देखिए वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए जो प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स टू बी प्राइस टेकर, ठीक है, दैट देयर बी एन इफिशिएंट मार्केट फॉर एवरी कमोडिटी, सही है, दैट द इकोनॉमी ऑपरेट एट सेम पॉइंट ऑन यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यहाँ ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स रिक्वायर, ये सभी रिक्वायर होता है उसमें। उसके बाद का क्वेश्चन है, कहता है द इकोनॉमिक इंसिडेंस ऑफ ए यूनिट टैक्स इज। इकोनॉमिक इंसिडेंस जो है वही कराधान है, मतलब कर का बोझ कह सकते हैं, बंटवारा कह सकते हैं। द इकोनॉमिक इंसिडेंस ऑफ ए यूनिट टैक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्टैट्यूटरी इंसिडेंस ऑफ द फॉर द टैक्स। The economic incidence of a unit tax is independent of the statutory incidence for the tax. Market failure can occur when? Market failure कब occur होता है? तो monopoly power exit in the market, बिल्कुल सही है। Market are missing, consumers are influence prices, moral hazard and adverse selection exist। तो मतलब ये देखा जाए तो ये सभी के वजह से मार्केट फेल्योर हो जाता है। मोरल हैजार्ड और एडवर्स सिलेक्शन जो है, मतलब ये टर्म यूज किया जाता है टू डिस्क्राइब सिचुएशन वेयर वन पार्टी हैज मोर इंफॉर्मेशन देन अनदर। अब जैसे देखिए, आपको अगर पता चल गया कि आज जो है सब्जी की कीमत काफ़ी बढ़ने, मतलब कल सब्जी की कीमत काफ़ी बढ़ने वाली है, आप आज खरीद लेंगे ज़्यादा। तो ये मोर इन्फॉर्मेशन अगर किसी के पास है, मतलब वन पार्टी के पास है दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो उसकी वजह से मार्केट फेल्योर हो सकता है। मोनोपोली अगर है तो भी मार्केट फेल्योर हो सकता है। मार्केट नहीं है, जैसे अब एक मार्केट का यहाँ सेंस ये है कि जैसे सब्जी मंडी होता है, तो वहाँ आप देखेंगे कि ढेर सारे स्टॉल लगे हुए हैं, हर एक के शॉप में सब्जी, हर एक सब्जियाँ हैं उनके पास। तो वहाँ जैसे कंपटीशन जो होता है, तो वहाँ आप मतलब रेट में विक्रेता जो है कुछ भी रेट में बेच ले, मोनोपोली टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो मार्केट होना चाहिए, वो हो गया। कंज्यूमर कैन इन्फ्लुएंस प्राइसेस, ये भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मार्केट फेल्योर का रीज़न ये सभी रीज़न है। कहता है कि पब्लिक गुड क्या है? पब्लिक गुड इज नॉन राइवल इन कंजम्पशन, वो नॉन राइवल इन कंजम्पशन होना चाहिए। नॉन राइवल क्या होता है? नॉन राइवल होता है कि अगर हमने इस्तेमाल कर लिया कोई सामान का तो वो ख़त्म नहीं हो जाएगा, आप भी करने जाएंगे तो आपको वैसा ही मिलेगा। जैसे हम सड़क है, सड़क पब्लिक गुड है, सड़क पर हम भी चल रहे हैं, आप भी चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, लेकिन कोई एक प्रोडक्ट है, अगर एप्पल एक है किसी का, तो अगर एक एप्पल आपने ले लिया तो हमारे लिए नहीं बचेगा, हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो राइवल और नॉन राइवल यही है कि राइवल जो है कि एक टाइम में एक ही व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है, और नॉन राइवल में ऐसा नहीं है। या फिर राइवल में ये भी कर सकते हैं कि अगर एक ने इस्तेमाल कर लिया दूसरे के लिए नहीं बचेगा, जबकि नॉन राइवल में एक ने इस्तेमाल कर लिया फिर भी दूसरा कोई इस्तेमाल कर सकता है, पैरेलल भी और बाद में भी। मूवमेंट फ्रॉम एन इनएफिशिएंट एलोकेशन टू द इफिशिएंट एलोकेशन इन द एड्जवर्थ बॉक्स विल बी, तो वही हो जाएगा, इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इंडिविजुअल बट मे डिक्रीज द लेवल ऑफ यूटिलिटी ऑफ अनदर पर्सन। 10 नंबर है, कहता है कि पॉइंट्स ऑन द यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आर पेरेटो इफिशिएंट बोलते हैं इसको। पॉइंट ऑन द यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है ये पेरेटो इफिशिएंट है। ये पेरेटो एफिशिएंट्स में बोलता है कि डज नॉट मीन दैट रिसोर्सेस आर एलोकेटेड फेयरली और इक्वली। मतलब पेरेटो इफिशिएंट का मतलब ये नहीं होता है कि रिसोर्सेस को जो है पूरा हम फेयरली और इक्वली डिवाइड करेंगे। यहाँ एक पसंद नापसंद के हिसाब से होता है पेरेटो एफिशिएंट में, कि अगर मान के चलिए एक एग्जांपल के लिए, जो कि एक व्यक्ति को सेब पसंद है, केला नहीं पसंद है,
और दूसरे व्यक्ति को केला पसंद है, सेब पसंद नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले व्यक्ति को हम सारा सेब दे देंगे और दूसरे को सारा केला दे देंगे। तो इससे ये हो जाएगा कि जिसको जो पसंद है उसको वो मिल गया, लेकिन वो इक्वली मिला, फेयरली एलोकेटेड हुआ, ऐसा नहीं है। तो पेरेटो एफिशिएंट यही हो गया। कहते हैं कि द इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ केयर प्रोविजन सेज दैट, क्या कहता है इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ केयर प्रोविजन? ये कहता है कि द ऑप्टिमल हेल्थ केयर सिस्टम विल रेशन केयर। कहते हैं सम पीपुल हु वुड बेनिफिट फ्रॉम द ट्रीटमेंट शुड बी डिनाइड दैट ट्रीटमेंट। ठीक है। मार्केट मैकेनिज्म आर अनलाइकली टू प्रोवाइड नॉन राइवल गुड्स इफिशियंटली। ठीक है, मार्केट मैकेनिज्म जो है अनलाइकली टू प्रोवाइड, वो कभी पसंद नहीं करेगा इस तरह का नॉन राइवल गुड इफिशियंटली जो सब इस्तेमाल कर ले। पब्लिक गुड कैन बी, यहां गलत है ये आंसर, पब्लिक गुड कैन बी प्रोवाइड पब्लिकली। ठीक है। एक्सटर्नलिटीज कैन बी पॉजिटिव बिकॉज, एक्सटर्नलिटीज जो है वो पॉजिटिव है कब? कहता है कि यूटिलिटी कैन बी इम्पैक्टेड पॉजिटिवली एज वेल एज निगेटिवली। ठीक है, एक्सटर्नलिटी कैन बी पॉजिटिव बिकॉज, एक्सटर्नलिटी जो है वो पॉजिटिव है बिकॉज यूटिलिटी कैन बी इम्पैक्ट पॉजिटिवली एज वेल एज निगेटिवली। ए पॉगिवियन सब्सिडी, पॉगिवियन सब्सिडी जो है वो क्या बोलता है कि मूव्स प्रोडक्शन टू द सोशियली ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट। पॉगिवियन सब्सिडी जो है मूव्स प्रोडक्शन टू सोशियली ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट। कहते हैं विच मेथड कैन हेल्प इन ऑब्टेनिंग ए वेलफेयर इंप्रूवमेंट ऑफ एक्सटर्नलिटीज एग्जिस्ट। विच मेथड कैन हेल्प इन ऑब्टेनिंग ए वेलफेयर इंप्रूवमेंट ऑफ एक्सटर्नलिटीज एग्जिस्ट। ये पॉगिवियन टैक्सेस भी, रेगुलेशन भी, असाइनिंग प्रॉपर्टीज राइट एंड परमिटिंग पर बार्गेनिंग, तो ये सभी हो जाएगा, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। विच मेथड कैन हेल्प द ऑब्टेनिंग ए वेलफेयर इंप्रूवमेंट ऑफ एक्सटर्नलिटीज एग्जिस्ट, तो प्रोविगियन टैक्सेस, रेगुलेशन और असाइनिंग प्रॉपर्टी राइट एंड परमिटिंग बार्गेनिंग। मार्जिनल डैमेज के बारे में बोल रहा है। मार्जिनल डैमेज मस्ट ऑलवेज बी कंसिडर्ड इन सोशल मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल डैमेज क्या है? मस्ट ऑलवेज बी कंसिडर्ड इन सोशल मार्जिनल कॉस्ट। इन ए पब्लिक गुड context, it is difficult to measure impact on real income because पब्लिक गुड कॉन्टेक्स्ट में कहता है कि यह डिफिकल्ट है कि टू मेजर इम्पैक्ट ऑन रियल इनकम, क्योंकि इट इज हार्ड टू मेजर हाउ पीपुल वैल्यू द पब्लिक गुड। ये तय करना कठिन है कि हाउ पीपुल वैल्यू द पब्लिक गुड, उसके कितना वैल्यू लगाता है। अब कहता है कि फुल्ली फंडेड सोशल सिक्योरिटी प्लान, फुल्ली फंडेड सोशल सिक्योरिटी प्लान रिक्वायर्स, तो ये कहता है कि रिटायरीज टू बी पेड फॉर इन्वेस्टमेंट दैट हैव एक्यूमुलेटेड विथ इंटरेस्ट ओवर देयर वर्किंग लाइफ्स। A fully funded social security plans requires to be paid from investment that have accumulated with interest over their working lives. ठीक है। Social insurance can be justified on the ground of adverse selection, decision making cost, income distribution और पैटर्नलिज्म। ये चारों को बताता है। सोशल इंश्योरेंस कैन बी जस्टिफाइड ऑल ऑफ द एबव, एडवर्स सिलेक्शन, डिसीजन मेकिंग कॉस्ट, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और पैटर्नलिज्म। पैटर्नलिज्म जो है फ्रीडम ऑफ चॉइस को प्रतिबंधित करता है कि जैसे हम मान के चलिए हमारे पास जानकारी कम है और हम कुछ सोच रहे हैं, तो अगर फ्रीडम ऑफ चॉइस रहेगा तो हम गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ चॉइस को पैटर्नलिज्म जो है वो एक रिस्ट्रिक्ट करता है।
स्टैट्यूटरी इंसिडेंस ऑफ ए टैक्स डील्स विथ statutory incidence of a tax deals with the person legally responsible for paying the tax. And ad valorem tax is ad valorem tax जो है वो कहता है given as proportion of the price. ad valorem tax क्या होता है कि जैसे मान के चलिए आपका लैंड है, फील्ड है और उसके बाजू से नेशनल हाईवे गुजर गया, तो आपके जो फील्ड की वैल्यू थी वो बढ़ गई अचानक से, तो उसके पर्पज से सरकार एक टैक्स लेती है जो एड वैलोरम टैक्स कहलाता है। वो प्रोपोर्शन में लिया जाता है कि पहले आपकी वैल्यू, अगर लैंड की वैल्यू 5 लाख थी, अब 20 लाख हो गई, तो उसके रिस्पेक्ट में आपसे टैक्स लिया जाएगा। लमसम टैक्स बोलता है, लमसम टैक्स में बोलता है क्रिएट नो एक्सेस बर्डन, आर नॉट एज वाइडली यूज्ड एज फॉर्म ऑफ टैक्सेशन, जनरली लैक ए सेंस ऑफ इक्विटी। तो ये तीनों वाला कंडीशन है कि लमसम टैक्स जो है मतलब उसमें क्रिएट नो एक्सेस बर्डन नहीं होता है पे करने वाले के लिए, और आर नॉट वाइडली यूज नहीं किया जा रहा है टैक्सेशन में, जनरली लैक ए सेंस ऑफ इक्विटी, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। कहता है इफ द प्रोसीड्स फ्रॉम ए फॉरगिवन टैक्स आर यूज टू डैश इनकम टैक्स रेट, if the proceeds from a Poggian taxes are used to reduce income tax rate, then efficiency increase in both market. ठीक है, मतलब Poggian टैक्स कहता है कि अगर आर यूज टू रिड्यूस करेंगे इनकम टैक्स रेट को, देन इफिशियंसी जो है वो इंक्रीज कर जाएगा मार्केट में। कहते कि फॉर गुड दैट आर अनरिलेटेड इन कंजम्पशन, अगर कंजम्पशन में से अनरिलेटेड है, इफिशियंसी रिक्वायर्ड दैट टैक्स रेट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटीज। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रैमसी रूल। डेफिनेशन ऑफ रैमसी रूल, डेफिनेशन जो है वो रैमसी रूल का डेफिनेशन है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।